हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के 15 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 5 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आइए आज के सेट की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से है और हमें बताना है कि दिए गए चित्र में कुल कितने त्रिभुज है। त्रिभुज काउंट करके बताना है। देखिए त्रिभुज काउंट करने का ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन में समझिएगा। सबसे पहले तो हम लोग जितना इसमें छोटा छोटा त्रिभुज है उसको काउंट करेंगे। तो आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोटा छोटा कुल मिला के कितना त्रिभुज इसमें आया, 16। अब आपको क्या करना है ना कि इसी वैल्यू को करना है दोगुना और माइनस कर लेना है 5। यही ट्रिक होता है आपका ऐसे आकृति में त्रिभुज काउंट करने का। हम क्या करेंगे, पहले जितना छोटा छोटा ट्रायंगल है उसको काउंट करेंगे, उसकी कुल संख्या को करेंगे दोगुना और माइनस करेंगे 5। तो 16 का दोगुना हो जाएगा 32, 32 माइनस 5 27। यानी इस वाले आकृति में ना कुल मिला के कितना त्रिभुज हो जाएगा आपका, कुल मिला के 27 त्रिभुज हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो ट्रिक यूज किए हैं वो है आपका 2n-5, 2n-5, जहाँ n के स्थान पर छोटे त्रिभुज की कुल संख्या। छोटा छोटा त्रिभुज काउंट करने का भी देख लीजिए तरीका यह है कि पहली लाइन में देखिए 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इस तरीके से बढ़ेगा। 1, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16। छोटे त्रिभुज का संख्या है कुल 16। 16 का करेंगे दोगुना, माइनस करेंगे 5। 16 का दोगुना 32, 32 माइनस 5। यानी कि इस आकृति में कुल त्रिभुज का संख्या कितना हो जाएगा, 27। और तरीका हमने आपको क्या बताया इस तरह की आकृति में त्रिभुज काउंट करने का, 2n-5। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका ओपन डाइस का है, ठीक है। यहाँ पे पासे को खोल के दिया गया है। बोला यह गया है कि इसमें से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। यह जो खुला पासा है इसको अगर हम फोल्ड करें, अगर इसको हम मोड़े तो इन चारों विकल्प में से कौन से विकल्प को बनाया जा सकता है, मोड़कर कौन सा पासा बनाया जा सकता है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले तो आप एक चीज देखिएगा कि जब डाइस आपका ओपन हो तो ऊपर से नीचे चलिए या फिर बाएं से दाएं चलिए। जो अल्टरनेट में आएगा वह एक दूसरे के अपोजिट में हो जाता है। तो यहां से देखिए ए से अगर चलेंगे तो अल्टरनेट में कौन आएगा, डी। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़कर, ए के साथ रेगुलर में सी है, अल्टरनेट में कौन है, डी। तो ए के अपोजिट में जो है ना वो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और डी के अपोजिट में ए। कहने का मतलब ए के विपरीत सतह पर डी होगा और डी के विपरीत सतह पर ए होगा। अब आगे यहां से चलिए, बी से चलिएगा तो अल्टरनेट में कौन आएगा, एफ आएगा। यानी कि बी के अल्टरनेट सरफेस पर क्या होगा, एफ होगा और एफ के अल्टरनेट सरफेस पर बी होगा। अब यहाँ पे केवल 2 लेटर बचा है तो यह दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट में होगा। यानी सी के अल्टरनेट में क्या हो जाएगा आपका, ई। तो सी के अल्टरनेट में ई होगा और ई के अल्टरनेट में सी होगा। हालांकि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ए के अल्टरनेट में कौन, ए के अपोजिट में कौन है, बी के अपोजिट में कौन है और सी के अपोजिट में कौन है, इतना दे रखा है। अगर मान लीजिए कि यह चीज नहीं भी दिया गया होता तो हम निकाल लेते। कैसे निकालते, हम अल्टरनेट में चलेंगे। अल्टरनेट में जो आएगा वही एक दूसरे के उल्टा। तो ऊपर से अगर चलते हैं तो ए के अल्टरनेट में डी है यानी ए का उल्टा डी होगा, बी के अल्टरनेट में एफ है तो बी का उल्टा एफ होगा, और बचा है सी और ई तो यह एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। अब समझिएगा एक चीज को कि जो दो सरफेस एक दूसरे के उल्टा में है ना, विपरीत में है, वह कभी भी एक साथ नहीं दिखेगा। सिंपल सी बात है। अगर हम बात करें डाइस का, लूडो का, तो अगर हमें 6 दिखता है तो हमें 1 दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऊपर में 6 होता है तो नीचे में 1 होता है। और अगर 1 दिखता है तो हमें 6 नहीं दिखता है। मतलब 2 अपोजिट सरफेस हमें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। तो आइए ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, है ना। इसके मदद से हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। अंतिम से चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है आपका, सी है। तो सी के अपोजिट में क्या है, सी के अपोजिट में ई है। तो सी और ई दोनों साथ में यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि विकल्प डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 अपोजिट सरफेस कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। आगे चलिए, इसमें भी चलिए सी है और सी के अपोजिट में क्या है, ई। तो सी और ई दोनों दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगा। आगे चलिए, इसमें देखिए कौन है, बी है।
अच्छा बी के अपोजिट में क्या है एफ, तो बी के साथ एफ है, यानी कि बी और एफ दोनों हमें एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देगा। दो विपरीत सतह कभी भी हमें एक साथ नहीं दिखेगा। तो तीन ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, तो जो चौथा ऑप्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प ए हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसको चेक करके, देखिए ए के अपोजिट सरफेस में क्या है डी है, तो ए के साथ डी नहीं होगा, ए है इसमें डी कहीं नहीं है। उसी तरह से सी से चलिए, सी के अपोजिट में क्या है ई है, तो सी है बट इसमें ई नहीं है। और बी से चलिए, बी के अपोजिट में क्या है एफ, तो बी है इसमें एफ नहीं है। कहने का यह मतलब है कि यह ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। इसको मोड़ने के बाद यही आकृति बनेगा, इस तीनों में से कोई भी आकृति बनना संभव नहीं है, क्योंकि दो विपरीत सतह कभी भी हमें एक साथ दिखाई नहीं देगा। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे देख लीजिए इसका जो संबंध है ना, एनालॉगी का क्वेश्चन है, इसका जो संबंध इसके साथ है, इसका वही संबंध किसके साथ होगा यह हमें बताना है। तो गौर से आप इसको देखते रहिएगा। देखिए एफ का उल्टा होता है यू, ई का उल्टा होता है भी, डी का उल्टा होता है डब्लू, और सी का उल्टा होता है एक्स। यानी यहाँ पे कोडिंग किस तरीके से किया गया है, अपोजिट लेटर से कोडिंग किया गया है। अपोजिट लेटर कैसे हम लोग याद रखते हैं, देखिए इस तरीके से पी के मैंने जो किया DWCX, एक तो आपको यह याद रखना है, पी के मैंने जो किया DWCX। उसके बाद पहला यह हो गया, दूसरा है आपका सर्ट जी SHIRT सर्ट जी, और तीसरा जो है ना वह है आपका उफ बाई लव। इसको अगर आप याद रखते हैं ना, इतना को अगर आप याद रखते हैं तो किसके अपोजिट में कौन सा लेटर आएगा इसको आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए सर्ट जी का प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे का उल्टा, एस का उल्टा एच, एच का उल्टा एस। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं हाई स्कूल, HS हाई स्कूल, यानी एच का उल्टा एस, एस का उल्टा एच। IR यानी इंडियन रेलवे, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। इसको TG बोले या GT बोले एक ही बात है ना। GT रोड हम लोग को पढ़ना भी है, GT रोड, तो GT यानी G का उल्टा T, T का उल्टा G। उसी तरह से U का उल्टा F, F का उल्टा U, B का उल्टा Y, L का उल्टा O, V का उल्टा E। यह प्रत्येक जो है ना यहाँ पे जो भी लिखा गया है उसका प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे का उल्टा है और सब आ चुका है। तो इस तीनों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो इससे यह पता लग जाएगा कि किस लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर है। अब यहाँ पे क्या गया, देखिए एफ के अपोजिट में यू, देख लीजिए एफ के अपोजिट में क्या है यू, तो अपोजिट लेटर से कोडिंग किया गया है। लेकिन इसके लास्ट और इसके लास्ट से इसका फर्स्ट बनाया, तो उसी तरह से हम कोडिंग करते हैं, एल से शुरू करते हैं। तो एल का अपोजिट लेटर क्या है, ओ है, देख लीजिए एल के अपोजिट में ओ। के अपोजिट में क्या है, देख लीजिए के अपोजिट में पी, तो के से क्या बनेगा आपका पी बनेगा। उसी तरह से जे के अपोजिट में क्या है क्यू है, और आई के अपोजिट में क्या है आर है, यानी OPQR यही हमारा आंसर हो जाएगा, OPQR। अपोजिट लेटर से कोडिंग यहाँ पे किया गया है रिवर्स ऑर्डर में। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे बोला यह गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकृति हूबहू दर्पण आकृति के समान होगा यदि दर्पण को AB पे रखा गया है। यहाँ पे दर्पण को रखा गया है। दर्पण क्या करता है ना कि जो भी चीज़ें राइट में होती है उसको लेफ्ट में कर देता है। जो भी चीज़ें राइट में होती है, जैसे देख लीजिए अगर इस तरीके का एरो दिया जाए और इसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो ऐसा बनेगा। ठीक है, क्या करता है दर्पण, केवल राइट को बदल देता है लेफ्ट में। जो भी चीज़ें राइट में होगी उसको लेफ्ट में लेकर के आ जाता है। तो यहाँ पे चलिए और आप पकड़िए इसको, इसके नाक को गौर से देखिए, इस तरीके का शेप है। इसके नाक के शेप को केवल देखिए, इस तरीके का है ना, तो जब दर्पण में देखेंगे तो ऐसा शेप हमें दिखेगा। तो ऐसा नाक देखिए किस ऑप्शन में, इसमें तो सेम रखा, बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है, यहाँ भी ऐसा ही है। तो तीन ऑप्शन तो हमारा वैसे ही हट गया, तो चौथा विकल्प हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा भी हम इस पार्ट से पकड़ सकते थे या फिर पैर से भी पकड़ सकते थे। पैर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उस तरफ हो जाएगा। दोनों पैर देखिए, अभी दोनों पैर इस तरीके से है तो दोनों का उस तरफ डायरेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा भी केवल इसी विकल्प में है, तो हमारा आंसर विकल्प 3 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। बोला है बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा। बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार, बुधवार का मतलब क्या होता है वेडनेसडे, यह दे रखा है, एक दिन दे रखा है। ठीक है, बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते समझिएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन में ना विषम दिन निकालना है। ठीक है, विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो देखिए बीता हुआ कल का मतलब होता है एक दिन, बीता हुआ कल का मतलब एक दिन, तो एक दिन यह हो गया। ठीक है, अब इससे 3 दिन बाद तो 3 दिन यह हो गया। सबको प्लस करते चलिए,
उसके आगे देखिए, तो आने वाला कल, आने वाला कल का मतलब एक दिन, तो एक दिन यह हो गया। इसके बाद क्या बोला कि 2 दिन बाद, तो 2 दिन यह हो गया। अब सभी आंकड़े को जोड़ लीजिए, देख लीजिए। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल का मतलब एक दिन, कल का मतलब एक दिन होगा, चाहे बीता हुआ कल हो या आने वाला कल हो। परसों का मतलब 2 दिन होगा, तो बीता हुआ कल एक दिन, 3 दिन पहले तो 3 दिन यह हो गया। आने वाला कल तो 1 दिन यह हो गया, से 2 दिन बाद तो 2 दिन यह हो गया। अब सबको जोड़िए, कितना आया, 1 3 4 5 और 2 कितना हो गया, 7। इन सब का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। यही इस क्वेश्चन का विषम दिन हो गया। बीता हुआ कल 1 दिन, 3 दिन यह 4, आने वाला कल 5 और 2 7, कितना विषम दिन कितना आया, 7। अब इस विषम दिन को ना या तो प्लस करना है इसमें या फिर माइनस। तो आप देखिए कि कैलेंडर में आगे जाना है कि पीछे, तो बोला है 2 दिन बाद का दिन क्या होगा, आगे जाना है, तो इसको आप कर लीजिए प्लस। तो वेडनेसडे प्लस 7 करेंगे तो कौन सा दिन आएगा, तो एक चीज़ आपको पता है कि 7 दिन बाद वापस वही दिन आ जाता है, यानी हमारा दिन कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे ही हो जाएगा। और वैसे भी 7 का मतलब क्या होता है, 0 होता है। 7 जोड़ने का मतलब है कि 0 जोड़िए, 7 दिन बाद वापस वही दिन आ जाएगा। तो वेडनेसडे में हम 7 जोड़ेंगे तो भी वेडनेसडे होगा, या वेडनेसडे में 0 जोड़ेंगे तो भी क्या होगा, वेडनेसडे। लेकिन वैल्यू अगर 7 से बड़ा होता तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें 7 से भाग करके फिर उसके शेष को निकालते। जैसे 8 आ जाता तो 8 में 7 से भाग करते, विषम दिन कितना 1, तो हम 1 प्लस करते। 9 दिन आता विषम दिन, तो 9 में 7 से भाग करते, शेष 2 आता तो हम 2 प्लस करते। ठीक है, तो कैलेंडर में आगे जाना होगा तो प्लस करना है, पीछे जाना होगा तो माइनस करना है। अगर मान लीजिए पूछता कि पहले का दिन क्या था, तो फिर इसी को हम लोग क्या करते, माइनस करते। और वैसे भी वैल्यू 7 आया है, आप प्लस करो या माइनस करो, उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रत्येक 7 दिन के बाद तो वापस वही दिन आ जाता है। अगले क्वेश्चन में चलिए, आपको बताना इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा किया क्या गया है। देखिए इस दोनों से ना इसको बनाया गया है, किस तरीके से देखिए, 7 और 2 में कितना का अंतर, 5 का अंतर। तो इस 5 का कर लीजिए स्क्वायर 25, और स्क्वायर करने के बाद छोटी वैल्यू को घटा दीजिए, 25 माइनस 2 23 हो जाएगा। इस दोनों के अंतर का करना है स्क्वायर, तो 7 और 2 में 5 का अंतर, 5 का करिए स्क्वायर और छोटी वैल्यू को माइनस करिएगा, 23 आ जाएगा। उसी तरह से इस दोनों में अंतर कितना का है, 4 का, इसका करिए स्क्वायर और छोटी वैल्यू को माइनस करिए, 4 का स्क्वायर 49, 49 में से ना 9 और 5 में 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 5 माइनस करेंगे 11, 4 का स्क्वायर किए हैं 16, 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11। सेम चीज यहाँ पे है, 11 और 4 में कितना का अंतर, 7 का, तो इस 7 का करिए स्क्वायर और छोटी वैल्यू को माइनस करिए, 7 का स्क्वायर 49, 49 माइनस 4 कितना होगा, 45। सेम चीज यहाँ पे इस दोनों के अंतर का करेंगे स्क्वायर, तो 10 और 3 में 7 का अंतर, तो 7 का करिए स्क्वायर और छोटी वैल्यू माइनस करिए, तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 46। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपका विकल्प ए हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे किया क्या गया है, इस दोनों के अंतर का स्क्वायर माइनस छोटी वैल्यू। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। हमें इस आकृति में काउंट करना है वर्ग, इस वाले आकृति में कुल कितने वर्ग है। तो पहले जो छोटा छोटा है उसको आप काउंट कर लीजिए। देखिए इस वाले में इधर 1 है, अब इस वाले में देख लीजिए 3 है, इस लाइन में कितना है 5 है, इस लाइन में कितना है 3 है, और इस लाइन में 2 देख लीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 3 4 5 9 3 12 और 1 13, 13 तो यह हो गया, जिसको आप आसानी से काउंट कर लिए हैं। अब आगे चलिए, अब ध्यान से देखिएगा ना, तो इस वाले पार्ट में 4 वर्ग और आपको दिखेगा, 4 नहीं कुल मिला के 5 दिखेगा। देख लीजिए कैसे, एक तो यही खुद बड़ा वाला हो गया, यह भी एक वर्ग है, एक यह हो गया। अब देखिए एक तो यह वाला, यह पार्ट भी आपका एक वर्ग है। दूसरा पार्ट देख लीजिए इधर से, यह भी आपका एक वर्ग है, 2 हो गया। फिर नीचे से चलिए, यह पार्ट भी एक वर्ग है, 3 हो गया, और यह पार्ट भी एक वर्ग है, 4 हो गया। तो 13 एक बड़ा वाला और 4 छोटा छोटा, यानी कितना 5। तो 13 और 5 कितना 18, यानी इस वाले आकृति में कुल मिला के कितना स्क्वायर है, 18 स्क्वायर है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, इस पार्ट में ना 4 और एक बड़ा वाला 5 और छोटा छोटा कुल मिला के 13, तो 13 और 5 18, यानी कुल मिला के इस आकृति में 18 आपका स्क्वायर्स हो जाएगा। अगला चलिए क्वेश्चन देखिए, कथन और धारणा का है। ठीक है, धारणा पूर्व धारणा, ठीक है, अवधारणा सब एक ही चीज होता है। बोला गया है कथन में कि रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, और रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा, इसका मतलब रंजीत का मित्र कौन है, संदीप, तो संदीप का मित्र रंजीत होगा। क्या कहा है कि यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है।
यह सरप्राइज गिफ्ट जो है, कहीं से इसको गिफ्ट मिला है उसके बारे में बोला है कि यह सरप्राइज गिफ्ट जो है मेरे लिए बेहद खास है। पुनः देखिए कथन क्या बोला गया है कि रंजीत अपने मित्र संदीप से कहा है, क्या कहा है कि यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है। अब इस कथन में कौन सा अवधारणा अंतर्निहित है, इस कथन से कौन सा अवधारणा निकलता है, यह बताना है। तो गिफ्ट उसकी पत्नी के द्वारा दिया गया है, गिफ्ट किसने दिया है, क्या इसमें क्लियर है? यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है, तो गिफ्ट इसके लिए खास है, लेकिन गिफ्ट इसका मित्र दिया है कि इसकी पत्नी दिया है कि इसका भाई दिया है, यह तो क्लियर नहीं है। तो पहला अवधारणा क्या बोला है कि गिफ्ट उसकी पत्नी दिया है, यह क्या होगा? गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। संदीप और रंजीत मित्र है, यह बात तो बिल्कुल सही है। रंजीत ने अपने मित्र संदीप से कहा है, इसका मतलब संदीप और रंजीत क्या है? मित्र है। नंबर 3, यह गिफ्ट रंजीत के लिए सरप्राइज था, बिल्कुल सही बात है। यह जो गिफ्ट है वह रंजीत के लिए क्या है? सरप्राइज है, तभी तो बोला है कि यह सरप्राइज गिफ्ट मेरे लिए बेहद खास है ना। रंजीत बोला है ना, तो रंजीत के लिए यह सरप्राइज गिफ्ट क्या है? बेहद खास है। तो 2 और 3 जो है वो अंतर्निहित है, तो हमारा आंसर क्या होगा? विकल्प डी। इस कथन में अवधारणा 2 और 3 अंतर्निहित है, अवधारणा 1 अंतर्निहित नहीं है। बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन को देखिए, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष वह होता है जो निश्चित सत्य होता है, ठीक है। कथन क्या बोला गया है कि नाइट्रोजन एक गैस है और इस चेंबर में गैस है। यह 2 कथन के आधार पर आपको तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष जो है वह सही होगा। इस 2 कथन के आधार पर, पहला कथन नाइट्रोजन एक गैस है और इस चेंबर में गैस है। इस चेंबर में क्या है? गैस है। अब इससे निष्कर्ष, इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है। अब इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस है, क्या यह ऐसा संभव है? तो देखिए ऑप्शन पे चलिए। निश्चित रूप से असत्य, तो यह तो आपका गलत हो जाएगा। निश्चित रूप से असत्य कैसे हो सकता है? अगर इस चेंबर में गैस है तो हो सकता है कि इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस हो जाए, तो निश्चित रूप से तो गलत हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सत्य भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस चेंबर में गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है यह जानते हैं, और इस चेंबर में गैस है यह भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस चेंबर में नाइट्रोजन गैस ही है, यह पूरी तरह से सत्य भी नहीं है, असत्य भी नहीं है। हमारा आंसर देखिए क्या होगा? संभवतः असत्य या सत्य, यानी हो भी सकता है। इस चेंबर में गैस है तो वह गैस नाइट्रोजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो संभवतः असत्य या फिर सत्य, तो आंसर हम चुनेंगे विकल्प सी। तो बहुत ही सावधानी से आपको अपना आंसर चुनना पड़ेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। यह क्वेश्चन आपका प्योर सिलॉक्स का है। हम लोग क्या करते हैं, सिलॉक्स के क्वेश्चन में कथन के हिसाब से बनाते हैं वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम के आधार पर निकालते हैं निष्कर्ष। तो आइए कथन के आधार पर बनाते हैं इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम। सभी हंस तोते हैं, कैसे बनेगा इसका वेन डायग्राम? सभी हंस तोते हैं। चलो भाई, यह तो हंस हो गया, और हंस का जो भी हिस्सा है सब तोता। ऐसी तरीके से वेन डायग्राम बनाते हैं ना, सभी वाला का। सभी हंस तोता हो गया, इस पार्ट का वेन डायग्राम बन गया। दूसरा, कोई तोता कोयल नहीं है, नहीं है वाला का कैसे वेन डायग्राम? कोई तोता कोयल नहीं है, तो आप क्या करिए ना कि तोता के पूरे पार्ट को रेखांकित करिए और रेखांकित भाग के विषय में लिख दीजिए कि कोयल नहीं है ना। बार बार हम इस तरह का क्वेश्चन लेके आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ना बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है। ध्यान रहे, नहीं है अगर कोई भी चीज़ तो उसका अलग अलग फिगर मत बनाइए। जैसे कोई तोता कोयल नहीं है, तो तोता यहाँ पे है, कोयल यहाँ पे हम नहीं बना सकते, उसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप इस तरीके से बनाइए, और बहुत अच्छी तरह से सिलॉक्स हम पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। 2 क्लास हम सिलॉक्स का ले चुके हैं, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और इस टॉपिक को समझ सकते हैं अच्छी तरह से। तो नहीं बोला जाए तो आप वेन डायग्राम हमेशा बोलिए। कोई तोता कोयल नहीं है, तो तोता के पूरे पार्ट को, यह सब तो तोता ही है, क्योंकि सभी हंस तोता है, तो यह पूरा तोता हो गया। तोता के पूरे पार्ट को रेखांकित करिए और रेखांकित भाग के विषय में लिख दीजिए जो नहीं है। अब आगे पहला निष्कर्ष, कोई भी हंस कोयल नहीं है। कोई भी हंस कोयल नहीं है, तो नहीं है कौन होगा? जो पार्ट रेखांकित है। अब रेखांकित देखिए, तो हंस का पूरा पार्ट रेखांकित है ना, हंस का पूरा पार्ट रेखांकित है और रेखांकित भाग कोयल नहीं है, यानी कोई भी हंस कोयल नहीं होगा। तो यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है, कोई हंस कोयल नहीं है, क्योंकि पूरा हंस रेखांकित है और रेखांकित भाग कोयल नहीं है। तो पहला निष्कर्ष बिल्कुल सही है। दूसरा, सभी तोते हंस है। सभी तोते हंस कब होता? जब अंदर में तोता ऊपर से हंस होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, सभी तोता हंस नहीं है। यह क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर हमारा इस क्वेश्चन का विकल्प सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है।
आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन में। ब्लड रिलेशन का यह क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग फैमिली ट्री का उपयोग करते हैं और इन सब का जो बेसिक क्लास है हम करा चुके हैं ऑलरेडी, है ना। उसको अगर आप कर लेते हैं तो क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई की बहन है, तो देखिए एक्स वाई की बहन है तो एक्स और वाई दोनों को साथ में रखेंगे और एक्स बहन है मतलब एक्स का जेंडर क्लियर है कि यह लड़की है, वाई का जेंडर तो क्लियर नहीं है ना। एक्स वाई की बहन है मतलब एक्स लड़की होगी, वाई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। अगर लड़का होगा तो इसका भाई होगा, लड़की होगी तो बहन हो जाएगी। आगे जेड वाई की माँ है, जेड जो है वाई की माँ है तो जेड कहाँ रहेगा, वाई के ऊपर। माँ है मतलब इसको भी रखेंगे सर्किल में। यह बहन है इसका मतलब जो वाई की माँ होगी वह एक्स की भी माँ होगी। आगे डब्लू जेड का पिता है, जेड का पिता कौन है, डब्लू, तो डब्लू को बना दीजिए जेड का पिता। डब्लू कहाँ रहेगा, जेड के ऊपर पिता है यानी पुरुष है, पुरुष को रखना है ट्रायंगल में, महिला को सर्किल में। आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि जेड की बहन, अच्छा जेड की एक बहन बना दीजिए, यह हो गया जेड की बहन। एक्स के रिश्ते में क्या है, जेड की जो बहन है वह एक्स का रिश्ते में क्या होगा, तो एक्स की माता की बहन, जो जेड की बहन होगी वह एक्स की माता की बहन होगी यानी मौसी हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मौसी। मामी के साथ साथ हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, मौसी। तो जो जेड की बहन होगी वह एक्स की मौसी होगी, क्योंकि जेड जो है वह एक्स की माँ है तो माँ की बहन यानी क्या होगा, मौसी। बोला है जेड की बहन एक्स के रिश्ते में क्या होगी, जेड की बहन जो होगी वह एक्स के रिश्ते में मौसी हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला, यदि घड़ी में 7:35 है तो जल समय क्या होगा। जल समय निकालने के लिए दिए गए समय को ना हम माइनस करते हैं या तो 18:30 में से या फिर माइनस करते हैं 17:90 में से। इन वैल्यूज को आप याद रखिएगा और आसानी से अपना आंसर निकाल लीजिएगा। जब भी जल प्रतिबिंब समय आपको निकालना होगा ना तो दिए गए समय को कहाँ से माइनस करिएगा, या तो 18:30 में से या 17:90 में से। आप बोलिएगा कि सर कब किसका प्रयोग करना है, तो देखिए जब मिनट वाला समय 30 या 30 से कम होगा तब यहाँ से माइनस करिएगा, और जैसे ही मिनट वाला समय 30 से ज़्यादा होगा तो फिर यहाँ से घटाने में दिक्कत होगी, फिर हम 17:90 में से माइनस कर लेंगे। जैसे 7:35 घटाना है तो 35-30 मिनट में से नहीं घटा पाएंगे तो हम 17:90 में से घटा लेंगे। तो 17:90 में से आप माइनस करिए जो समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 7:35। तो दिए गए समय को 18:30 या 17:90 में से माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही समय, 17:90 तो होगा नहीं, 60 मिनट के बाद 18 और फिर 30 यानी 18:30 यह भी है, 18:30 यह भी है। घटाने में सुविधा हो इसलिए दो डाटा आपको दिया गया है। अब माइनस करिए, 90 में से 35 माइनस करिएगा क्या होगा, यह आपका 55 होगा, और 17 में से 7 माइनस करिएगा 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, 10:55 यानी विकल्प डी हमारा आंसर हो गया। तो जब भी जल प्रतिबिंब समय पूछे या आपसे यह पूछे कि जल में क्या समय दिखेगा तो दिए गए समय को या तो 18:30 में से माइनस करिएगा या फिर 17:90 में से माइनस करिएगा। 18:30 में से कब माइनस करना है, जब समय में मिनट का जो वैल्यू है वह 30 से छोटा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहता कि 7:20 समय हो रहा है तो जल प्रतिबिंब समय क्या दिखेगा, तो हम इसको माइनस करते कहाँ से, 18:30 में से ही माइनस कर लेते, क्योंकि 20-30 से माइनस हो जाएगा। माइनस कर लीजिए कितना, 30 में से 20 माइनस करिएगा 10, 18 में से 7 माइनस करिएगा 11, 11-10 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन 18:30 में से क्या हम 7:35 माइनस कर पाते, माइनस तो कर लेते लेकिन थोड़ा दिक्कत हो जाता, 30 में से 35 घटाने में दिक्कत हो जाता, अगले में से हासिल लेना होता। इस वजह से हमने आपको एक अलग वैल्यू बता दिया। तो यह जल के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आगे आपके सामने कि दर्पण में समय क्या दिखेगा, तो दिए गए समय को आपको 12 में से माइनस करना है। दर्पण वाले क्वेश्चन का जवाब देने के लिए क्या करिएगा, दिए गए समय को 12 में से माइनस करना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन आपका जल में पूछा गया है ना वह दर्पण में भी पूछा जा सकता है कि दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। जल के लिए यह फॉर्मूला यह वैल्यू याद रखिएगा, और दर्पण के लिए इस वैल्यू को याद रखिएगा कि जो भी समय दिया जाए उसको 12 में से माइनस करना है। 12 में से माइनस कब करिएगा, जब समय पूरा का पूरा आपका आवर के फॉर्म में रहे, लेकिन आवर मिनट में दे दे तो 11:60 में से माइनस करिएगा, और अगर सेकेंड भी दे दे तो 11:59 में से माइनस कर लीजिएगा। बस इस 3 वैल्यू को आप याद रखिएगा। तीनों में 12 बज रहा है, 11:60 नहीं होता है, यह भी 12 ही है, और 11:59 नहीं होता है, यह भी 12, 60 होगा तो यह भी 60 होने का मतलब 12। तो तीनों जगह आपका 12 ही बज रहा है। लेकिन आपको क्या करना है ना कि समय आवर के रूप में दे तो 12 में से, आवर मिनट के रूप में तो 11:60 में से, और आवर मिनट और सेकेंड के फॉर्म में देते 11:59 में से माइनस कर लेना है। तो जल में पूछे या दर्पण में पूछे, दोनों क्वेश्चन का आप आंसर अब कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है कौन सा अक्षर जी से उतना ही दूर है
जितना टी एम से। तो टी जो है वो एम से कितना दूर है देखो तो जरा सा, तो एम 13 पे होता है, एम कितना पे होता है 13 पे, और टी कितना पे 20 पे, तो कितनी की दूरी है इसके बीच में 7 की दूरी है, क्योंकि टी होता है 20 नंबर पे और एम होता है 13 नंबर पे। तो क्या बोला था कि टी एम से जितना दूर है, तो कितना दूर है 7 की दूरी है, उतना ही दूर जी से कौन होगा, तो जी प्लस 7 करिए, जी होता है 7 पे, 7 और 7 14, 14 नंबर पे कौन सा लेटर एन, तो हमारा आंसर विकल्प बी हो जाएगा। फिर से देखिए वह कौन सा अक्षर है जो जी से उतना ही दूर है जितना टी एम से, तो टी एम से कितना दूर है, तो एम 13 पे होता है, टी 20 पे होता है, 7 की दूरी है, तो जी से 7 की दूरी पर कौन होगा एन, जी 7 नंबर पे, 7 प्लस 7 14, 14 नंबर पे एन होता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका फाइंड ऑड वन, यानी विषम छांटना है। इसमें जो विषम है ना उसको आपको छांटना है। जो विकल्प दिया गया है चारों, उसमें से 3 किसी न किसी आधार पे समान है, एक आपका डिफरेंट है, उसका चयन करना है। तो देखिए 3 5 अभाज्य संख्या का पेयर है, 13 17 अभाज्य यानी प्राइम नंबर का पेयर है, 19 25 यह आपका अभाज्य संख्या का पेयर नहीं है, यह भी अभाज्य संख्या का पेयर है। तो यह विषम कौन होगा इसमें 19 25, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, विकल्प 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यह था आज का आपका आखिरी क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए सेट के साथ, नए ट्रिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।